नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। इतिहास की कई दिन तक लगातार पिछले क्लास नहीं हो पाई, इसका हमें खेद है। कुछ समस्याएं इस तरह की अब दूर हो चुकी हैं। अब लगातार आपके साथ ग्रुप डी के लिए साइंस, इतिहास और अर्थव्यवस्था पर कुछ विशेष क्लास होती रहेंगी। एक नया टॉपिक करेंगे, अर्थव्यवस्था। चलिए करते हैं मौर्य वंश स्टार्ट। आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। इससे पहले हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, भारत पर विदेशी आक्रमण, ये पढ़ चुके हैं। उसी जो विदेशी आक्रमण हुए उसी दौरान भारत में मौर्य वंश की स्थापना। संस्थापक आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताऊं क्रम से, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश, सबसे पहले देखो मौर्य वंश कहां से कहां तक था। किसी भी विषय के बारे में सबसे पहले आपको बच्चों देश और काल के बारे में जानना होता है, यानी उसका स्थान क्या था और उसका समय क्या था। अगर हम स्थान की बात करें बच्चों, तो मौर्य वंश जो था हमारा, यह आपका मौर्य साम्राज्य था। यह आपका मौर्य साम्राज्य है। देखिए आप, यह पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा इलाका मौर्य साम्राज्य का अंग रहा है। ये जो सीमा है, ये यहां पर आपका ये हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये हिंदू कुश पर्वत है। ये हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत एक वैज्ञानिक सीमा है। वैज्ञानिक सीमा का मतलब होता है कि इधर भी हमको पर्वत मिल गया, इधर भी हमको पर्वत मिल गया। तो हमारी सीमा क्या उस समय विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रहती थी। फिर उन पर्वतों को पार करना सब बहुत मुश्किल काम था। दर्रों से होकर ही आक्रमण भारत पर हुए हैं। तो पश्चिमी सीमा मिली। इस सीमा को अंग्रेज और मुगल प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, पर वो भी ये सीमा प्राप्त नहीं कर सके थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर ली थी। तो ये आपका जो आपका नॉर्थ ईस्ट का यानी पूरा बांग्लादेश, आधा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, आधा उत्तर पूर्वी भारत, नीचे तमिलनाडु केरल को छोड़कर। फिर तमिलनाडु और केरल में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। हम मौर्य काल का जो स्थान है, जो उसका साम्राज्य है, इसको निर्धारित करने के लिए कुछ स्रोतों पर निर्भर हैं। जैसे एक तो अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, और बहुत सारी पुस्तकों में दिया गया विवरण इन बातों को लेकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमें कर्नाटक तक मिले हैं, आंध्र प्रदेश में मिले हैं, तमिलनाडु या केरल में हमें कोई उसका अभिलेख नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि यह हिस्सा उसका भाग नहीं था। लेकिन चोल, चेर, पांडे, इनका उल्लेख अशोक के अभिलेख में होगा। किसका? चोल, चेर और पांडे, इन सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख उसके अभिलेख में हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये उसके साम्राज्य में थे। और हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग के अलावा अपने जीवन काल में कोई विजय नहीं करी। तो इसका मतलब ये सब विजय किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो यहां तक का ये पूरा इलाका किसका है? देखिए आप, कितना बड़ा साम्राज्य है। इतना बड़ा साम्राज्य किसी के अधिकार में नहीं था। हां, औरंगजेब के काल में काबुल और कंधार कुछ समय तक रहे, अकबर के काल में भी कुछ समय तक थे, लेकिन उनका इधर दक्षिण भारत, जो इधर है बीजापुर, गोलकुंडा था, वो उनके पास नहीं था। ये हिस्सा उनके पास नहीं था। तो इतना बड़ा साम्राज्य उनके पास था। अंग्रेजों के पास पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट को मिला के था, पर अफगानिस्तान अलग हो गया था, तो वो भी उनके पास नहीं था। इतना बड़ा साम्राज्य किसके पास था? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका मौर्य साम्राज्य है ना। ये भी इसमें दिखाया गया है, एम्पायर, यहां तक इलाका दिखाया गया है। ये थोड़ा सा इसमें सीमावर्ती राज्य है, जो इसका अंग नहीं थे, ये इधर दिखाया गया। करते हैं स्टार्ट। तो स्थान हो गया, किस स्थान पर है? समय क्या है? समय है 322 बीसी से 185 बीसीई तक, 185 बिफोर कॉमन एरा तक।
322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और यह मौर्य साम्राज्य जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक और फिर उसके पुत्रों ने, क्योंकि अशोक के पुत्र के समय मौर्य साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। ठीक, उसके बाद जो 185 बीसी में जो अंतिम शासक था वो था बच्चों बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? इसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और मौर्य वंश इसके साथ ही समाप्त हो गया। और फिर शुंग ने पाटलिपुत्र में शुंग वंश की स्थापना करी और शुंग वंश भारत का पहला ब्राह्मण वंश। कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ब्राह्मण वंश से थे। तो बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का और पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए देश और काल मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं आगे क्या स्थिति होती है। मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए, मौर्य वंश या साम्राज्य को पढ़ने के लिए एक सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत क्या है हमारे पास। हमारे पास स्रोत क्या है, पहला हम ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे मौर्य जो साम्राज्य का संस्थापक है, जो संस्थापक है उस संस्थापक का नाम क्या है, वो वास्तव में क्या था। तो संस्थापक का विवरण देखेंगे। फिर तीसरी बात, मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो संस्थापक है इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्य देखेंगे, क्या उसने कार्य किए। आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे बस, स्रोत, संस्थापक का विवरण और चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य, ठीक ना। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का हमको पूरा कहानी पढ़नी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग बिंदुसार, अशोक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अशोक के बारे में पढ़ने के बाद हम मौर्य वंश का जो प्रशासन है वो पढ़ेंगे। मौर्य वंश के प्रशासन के बाद मौर्य वंश में समाज कैसा था वो पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी थी और धर्म कैसा था वो पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको चौथा नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। पांचवें नंबर पर हम अशोक के उत्तराधिकारी पढ़ेंगे। अभी छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ेंगे। तो ये सब हमको पढ़ना है। स्रोत क्या है मौर्य वंश के बारे में जानने के, संस्थापक का विवरण क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या काम था, अशोक का पूरा योगदान, अशोक का धर्म, ये सब पढ़ेंगे। अशोक के बारे में जो भी डिटेल जानकारी है वो सब पढ़ेंगे। उसके उत्तराधिकारी पढ़ेंगे और फिर मौर्यकालीन प्रशासन और समाज, प्रश्नों और समाज। और फिर यहां से आए हुए बहुत सारे हम लोग प्रश्न करेंगे कि मौर्य वंश से जितने भी प्रश्न आए हैं आज तक विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एमपी का एग्जाम हो, राजस्थान का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें मौर्य वंश से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सब लोग करेंगे। उन क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस हो, कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे मौर्य वंश के सब मिला के। उन 100 के 100 को हम करेंगे इशारा पढ़ने के बाद। तो यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है प्रश्न को लेकर, ठीक है। तो मौर्य वंश करते हैं स्टार्ट। पहले स्रोत है, फिर संस्थापक का विवरण है, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्य, अशोक और उत्तराधिकारी। तो करते स्टार्ट क्या, स्रोत से करते हैं स्टार्ट। स्रोत क्या है? मौर्य काल को जानने के कई स्रोत हैं। कारण क्या है? ऐतिहासिक साम्राज्य था पहला, लिखित जानकारी पूरी है, अभिलेख भी हैं, है ना, अभिलेख भी हैं, लिखी हुई जानकारी भी है, सिक्के भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मौर्य काल में जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हमारे पास हैं जिन्हें हम कह सकते हैं
एक तो साहित्यिक स्रोत, और एक पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, विदेशी विवरण है। अरे बता। हाँ हाँ, 20 मिनट बाद। विदेशी विवरण है, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और विदेशी विवरण। ये कौन स्रोत है? ये साहित्यिक स्रोत है। अगर आप इन स्रोतों की बात करें तो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में स्तंभलेख, गुवालेख, स्तंभलेख, गुवालेख और शिलालेख, इसमें 3 होते हैं। स्तंभ, शिलालेख और गुवालेख। गुवालेख सिक्के हैं और मूर्तियां हैं। सिक्के और मूर्तियां हैं, ये तमाम तरह के स्रोत हमारे पास हैं। बौद्ध ग्रंथ है यहीं पर, जैन ग्रंथ भी हैं। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विदेशी विवरण है, उसमें मैगस्थनीज भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे उसमें, डायनोसियस, डाइमेकस, उसके बाद फाहियान, हुएनसांग सब आ जाएंगे विदेशी विवरण में। अभिलेख, अशोक के अभिलेख भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख भी हैं, गिरनार अभिलेख भी है, शिलालेख जो पहाड़ों पर खोदे गए हैं, स्तंभलेख जो पिलर्स हैं, गुवालेख जो गुफाओं में बनाए गए हैं, सिक्के जो आहत सिक्के हैं, मूर्तियां बहुत सारी यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली हुई हैं मौर्य काल में। तो इतना बड़ा स्रोत है मौर्य काल के बारे में जानने का। लिख लीजिए आप, मौर्य काल के बारे में ये सब स्रोत जानने के हैं बहुत सारे। तो बहुत जानकारी हमारे पास है। अब हमको इसमें से क्या याद रखना है? हमको इसमें से सिर्फ जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं बच्चों, कि कौन कौन सी पुस्तक है जिसमें मौर्य काल का उल्लेख हुआ है, मौर्य वंश के बारे में बताया गया है डिटेल में। जैसे बौद्ध, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण है, विदेशी विवरण है, अभिलेख है, स्तंभलेख, गुवालेख, सिक्के और मूर्तियां हैं। अब हम एक एक को लेकर चलेंगे और किस तरह का विवरण हुआ है उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो यह आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि स्रोत क्या है उसके बारे में जानने के इतने अधिक स्रोत इससे पहले हमारे पास किसी वंश के बारे में जानने के लिए नहीं थे। याद रखिए बात, हमारे पास नहीं थे। सिर्फ मगध साम्राज्य था तो ज्यादा स्रोत नहीं थे। मगध के अंदर हर्यक आया, शिशुनाग वंश आया, सब आया, तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्रोत नहीं थे। अब हमारे पास पर्याप्त स्रोत है, तो इतने स्रोत हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथ से, फिर बौद्ध और जैन। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं, वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? एक्चुअली ऐसे ग्रंथ जो बौद्ध और जैन से अलग लिखे गए, बौद्ध और जैन से अलग, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक ना, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, ये जो किताबें, ये ब्राह्मण साहित्य कहलाता है। प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य का उद्देश्य कहीं से भी अपने सम्राट या अपने समकालीन इतिहास के बारे में विवरण देना नहीं था। उनका उद्देश्य था पुरुषार्थ करना,
अर्थात समाज में एक आदर्शवादी बातें बताना, ताकि समाज को एक सही दशा और दिशा मिल सके। यही उद्देश्य हमारे प्राचीन ग्रंथों का रहा है, चाहे आप रामायण मान लीजिए, महाभारत मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। हाँ, जो ब्राह्मण ग्रंथ जैसे आपका कौटिल्य है, चाणक्य है, उसकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, शास्त्री जी ने इस पर, इसके बारे में बताया। श्याम शास्त्री बोलते हैं उनको। श्याम शास्त्री वो हैं जो इस पुस्तक को दुनिया के सामने लेकर आए, अर्थशास्त्र को। यह बताया कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसकी सारी बातें जो है वो मौर्य काल से मिलती हैं, कि अर्थशास्त्र में कहीं पर भी उसके लेखक का नाम नहीं है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य कहीं नहीं है। कारण क्या है, देख लीजिए। अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा गया? अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र इसलिए रखा गया कि इसमें कोई अर्थशास्त्र का विषय शामिल नहीं है। लेकिन उस दौर में, जिस दौर की पुस्तक है, सब कुछ अर्थ के नजदीक ही चला करता था। अर्थ मतलब धन के इर्द गिर्द ही चला जाता था। तो अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय था उस समय। राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सब हमारे अर्थशास्त्र का विषय था। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ हुए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये वही अर्थ है। यहां पर धन है ना। तो धर्म का धर्म, धर्म तो अर्थ होता अलग होता है, धर्म तो क्या है, अलग है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 विषय हुआ करते थे, 4 पुरुषार्थ हुआ करते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मौज हो गए, मौज। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी में जो अर्थ को लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। धर्म के बाद इसी का स्थान आया है। अर्थ के बाद काम है, काम के बाद मोक्ष है। देखिए आप, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अर्थ। तो ये अर्थव्यवस्था, उसमें अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। और उसमें किताब लिखने के बाद उस पर अपने नाम का उल्लेख करना अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। इस पर नाम लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, श्याम शास्त्री जी ने जो लाई दुनिया के सामने, इस पुस्तक में 15 अधिकरण हैं। पंद्रह अधिकरण है, 15 अधिकरण है। और जो 15 अधिकरण है, इसमें 4000 के आसपास श्लोक हैं। कितने? 4000 श्लोक हैं। किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र में। इन सब में जो विवरण हुआ है वो प्रशासनिक विवरण हुआ है। और प्रशासन की सारी जो समकालीनता बैठती है वो मौर्य वंश से बैठती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? कहीं पर भी, हां नहीं, किसमें क्या नाम, अर्थशास्त्र में कहीं भी समकालीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त के राजा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है इसमें। तो फिर इसकी साम्यता कैसे बैठाएगी? अर्थशास्त्र में जो चीजें दी गई हैं, समाहर्ता, अध्यक्ष प्रणाली, जो चीज दी गई हैं, उनकी जो समकालीनता है, जिनकी समाचीनता है, वो समाचीनता मौर्य काल के जो बारे में जो अन्य पुस्तकें हैं, जो उनमें विवरण दिया गया है, उनसे इसकी साम्यता बैठती है। तो क्या मान लेगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक वास्तव में चाणक्य की है और ये मौर्य काल की है। और ध्यान रखना बच्चों, मौर्य काल में जिस प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ ना, वो प्रशासनिक व्यवस्था आज भी विद्यमान है। आज भी विद्यमान है। उस प्रशासनिक व्यवस्था को लोक प्रशासन का विषय आज भी बनाया गया है। समाहर्ता की व्यवस्था, सन्निधाता की व्यवस्था, सप्तांग सिद्धांत, राजा का सप्तांग सिद्धांत, वो सब अर्थशास्त्र में दिया गया है। अर्थशास्त्र में एक राजा के बारे में बताया कि राजा कैसा होना चाहिए,
और शास्त्र में ही बताया गया है कि राजा को कभी भी अपनी प्रजा को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। राजा को सदैव प्रजा के हित और उसकी समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये सब अर्थशास्त्र में दिया गया है। किसकी पुस्तक है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की पुस्तक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित थे, उनके गुरु थे, उन्होंने उनको बनाया था। उनके बारे में हम पूरी कहानी पढ़ेंगे चंद्रगुप्त जब हम पढ़ेंगे तब। अब हम केवल स्रोत देख रहे हैं, स्रोत क्या है? तो स्रोत समझ गया अर्थशास्त्र किसका? चाणक्य या इसका। तो इसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। इसका विषय क्या है? इसका विषय प्रशासन है, शासन है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है। रेवेन्यू का उल्लेख हुआ है, जो 18 अध्यक्ष हुआ करते थे उस काल में, उन 18 अध्यक्षों का उल्लेख हुआ है। पाटलिपुत्र का उल्लेख हुआ है। बहुत सारा उल्लेख अर्थशास्त्र में दिया गया है। ठीक, अच्छा। ये जो दूसरी पुस्तक है इसी के दौर की, वो है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस, इसकी दो पुस्तकें हैं, एक मुद्रा राक्षस, एक देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों पुस्तक किसकी है? विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम में समुद्रगुप्त के बाद के शासक रामगुप्त और विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें बताया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें है। यह आपको बताना। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। और जो पुस्तक आपकी देवी चंद्रगुप्तम है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया। चंद्रगुप्त सेकंड, ये गुप्त वंश है, विक्रमादित्य बोलते हैं इनको, इसके बारे में बताया। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्षल, इसका मतलब होता है कुलहीन, यानी कुलहीन का मतलब जो अच्छे कुल में ना जन्मा हो, जो अच्छे कुल में ना जन्मा हो, यह वर्षल मतलब होता है। वर्षल को बैल भी कहते हैं। वर्षल क्या है? बैल भी। किसमें? मुद्रा राक्षस में। तो ये पुस्तक किसकी है? कौन सी? मुद्रा राक्षस। किसका उल्लेख होगा इसमें? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का होगा, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का उल्लेख हुआ है। बस इतनी बातें जान लीजिए विशाख दत्त के बारे में। दो पुस्तकें तो मैं आपको बता दी है। एक दूसरी बात, वर्षल मुद्रा राक्षस में आ गया, किसका मतलब होता है? निम्न कुल का, यानी कुलहीन, या कह लो निम्न कुल कह लो। क्या कहोगे? निम्न कुल कह लो इसको, कुलहीन को निम्न कुल का कहा गया वर्षल, है ना। इसमें जो नाटक का उल्लेख किया गया है उसमें एक पुरोहित है जो अपने शिष्य को वर्षल कहता है, निम्न कुल का कहता है। वो जो पुरोहित है उसकी साम्यता चाणक्य से बिठाई गई है, जो शिष्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो जो चाणक्य वो प्यार से, वो प्रेम से अपने शिष्य को वर्षल कहता है। चंद्रगुप्त मौर्य कहीं से भी निम्न जाति का प्रतीत नहीं होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म उसको निम्न जाति का कहते हैं। ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त ग्रंथ है। इसमें दिव्यवादन है, महावंश है, दीपवंश है, बौद्ध ग्रंथ, और प्रशिष्ट प्रबंध जैन ग्रंथ है। ये दिखाना ही चाहते हैं ग्रंथ कि अपने धर्म को मानने, बौद्ध बनने से पहले, वो क्या नाम, जैन बनने से पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो निम्न कुल का था। जब हमारे में आया तो हमने निम्न कुल के व्यक्तियों को भी अपने धर्म में ले लिया। लेकिन चंद्रगुप्त अगर निम्न कुल का होता तो हमको चाणक्य जैसा गुरु उसको अपना शिष्य कभी ना बनाता।
चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, तो आपको समझ जाओगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था या निम्न कुल का था। चलिए, ये तो दो पुस्तकें होगी इसकी। अब इसी विवरण में क्या है, जो ग्रंथ है ये हो गया विशाखदत्त का और अर्थशास्त्र हो गया। ठीक, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, उस पर जो किताब लिखी गई है महाभाष्य पतंजलि का, उसमें भी मौर्य काल के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, तो उसके सामने तभी इससे बैठती है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का ग्रंथ। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन, महावंश, दीपवंश, इन ग्रंथों को सिंहल ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना श्रीलंका में हुई है। महावंश है, दीपवंश है, दिव्यवादन है कि ना, इन ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है। मौर्य वंश के बारे में इन ग्रंथों में बताया गया है कि क्या क्या थे ये। जैन ग्रंथ है, परिशिष्ट परमन वर्मन परमना, कौन सा है? जैन ग्रंथ है। तो इन सब में किसके बारे में बताया गया? मौर्य काल के बारे में बताया गया इन ग्रंथों में। जो विदेशी विवरण है, विदेशी विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये विदेशी विवरण ना होते तो शायद ही मौर्य काल के बारे में इतनी सटीक और सही जानकारी मिल पाती। ठीक, विदेशी विवरणों में सबसे इंपॉर्टेंट जो विवरण है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे। एक तो जैसे पुस्तक है इंडिका मैगस्थनीज की, एक जो यूनानी ग्रंथ है, जो इतिहासकार हैं, जो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार हैं, सिकंदर के समकालीन इतिहासकार जैसे नियारकस, एरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के समकालीन इतिहासकार हैं, सिकंदर के समकालीन इतिहासकार हैं, इनके विवरण में मिलता है। उसके बाद जैसे आपका यूनानी जो ग्रंथ, जैसे ये ग्रंथ है, इनमें सेंड्रोकोटस, और एंड्रोकोटस, नामक एक राज्य का उल्लेख हुआ है। किसका? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लूटार्क और जस्टिन, एरिस्टोबुलस और नियरकस, इंडिका मैगस्थनीज की। इन सब यूनानी पुस्तकों में या इनके विवरणों में सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दो एक ही नाम के, ये एक ही राज्य का नाम है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये राज्य का उल्लेख हुआ इस नाम के। सबसे पहले विलियम जोन्स, ये विलियम जोन्स कौन थे बच्चों? ये विलियम जोन्स वही थे जिन्होंने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, और इसी एशियाटिक सोसाइटी ने कई भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
जैसे रामायण है, मनुस्मृति है, भगवत गीता है, इसी के माध्यम से भारतीय संस्कृत की पुस्तकों का उसमें इंग्लिश में अनुवाद हुआ। तो उसी दौरान जो विलियम जोन्स था, जो के संस्थापक थे, उन्होंने जो भारत के बारे में जानना चाहा, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, संस्कृति के बारे में पढ़ा, और जिसको क्योंकि जिसको यूनानी भाषा आती थी, तो उसने जो यूनानी पुस्तकें पढ़ी, तो सबसे पहले विलियम जोन्स ने कहा कि जो एंड्रोकोटस, जो एंड्रोकोटस है, ये वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य नामक राज्य का उल्लेख हुएनसांग, फाहियान जैसे ग्रंथों में भी बाद में मिलता है। इसके अलावा जो राजतरंगिणी है कलहण की, उसमें जो जम्मू कश्मीर का इतिहास शुरू हुआ है, उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जब पहला वंश मौर्य वंश था वहां का, उस मौर्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उनकी साम्यता को, उनकी समकालीनता को बिठाया, मिलाया गया, पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद जो कॉमन चीजें मिली उनको एक साथ रखा गया, तब अनुमान लगाया गया जो एंड्रोकोटस वास्तव में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, सिकंदर का आक्रमण हम लोग पढ़ चुके हैं, 326 बीसी में भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के बाद जो पश्चिम भारत है वहां पर यूनानी अधिकार हो गया था। 26 के बाद जब सिकंदर वापस लौटा तो 323 बीसी में बेबीलोन जो इराक में पड़ता है वहां पर उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु के बाद, जो उसकी मृत्यु इराक में हुई बेबीलोन में, उसकी मृत्यु के बाद जो पश्चिम भारत है, उस पश्चिम भारत में सिकंदर का उत्तराधिकारी पहले फिलिप्स और बाद में सेल्यूकस ने एक बड़े साम्राज्य को बनाए रखा, लेकिन यह साम्राज्य कई हिस्सों में टूट गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वास्तव में पश्चिम भारत में छोटे छोटे तमाम तरह के साम्राज्य बन गए थे यूनानियों के नेतृत्व में। इसी बात का लाभ उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, पढ़ते हैं अभी आगे। तो ये तो आपका विदेशी विवरण में होगा। इंडिका, समकालीन इतिहास का ना नियार्कस एरिस्टोबुलस, है ना, स्ट्रबो, प्लिनी, ये सिकंदर के बाद के इतिहासकार हैं। स्ट्रबो हुआ, प्लिनी हुआ, ये सब क्या है? बाद के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। डाइमेकस और डायनोसियस और डायनोसियस ये बिंदुसार के समय भारत में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के समय। इनकी पुस्तक तो नहीं मिलती, पर इनकी पुस्तकों का जो विवरण है वो दूसरी पुस्तकों में मिलता है, तो उसके माध्यम से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिल जाती है। डाइमेकस और डायनोसियस ये दो विदेशी हैं, यूनानी हैं। एक मिस्र से आया था, एक सीरिया से आया था, है ना। पढ़ेंगे बिंदुसार के समय इन्होंने क्या इनकी कहानी थी, है ना। तो ये विदेशी विवरणों में फाहियान भी है, हुवेनसांग भी है ना, स्ट्रबो भी है, ये सब भी है, और ये सब तो है। इसके अलावा जस्टिन और प्लूटार्क ने भी मौर्य काल के बारे में जानकारी दी है। अच्छा, ये तो क्या हमारे स्रोत जानने के। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में कौन था और कैसे इसने काम किया? चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में तो बहुत विवाद है कि क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे। बौद्ध और जैन ग्रंथ, बौद्ध और जैन चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत्रिय थे वो। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं? क्षत्रिय थे। और ये मोर वंश का एक राज्य का उल्लेख भी करते हैं। से मौर्य ग्राम जैन ग्रंथ में कहा गया, मौर्य पोषक,
मौर्य पोषक ग्राम, पोषक ग्राम का उल्लेख हुआ है कि ये यहां के थे। मौर्य पोषक ग्राम के थे क्योंकि जो थे ना, जैसे गणराज्य था उसका एक अंग थे ये, तो वहां का चंद्रगुप्त मौर्य था, क्षत्रिय वंश का था, जिसके मुखिया थे उसके पुत्री का पुत्र था ये। लेकिन जो दूसरी पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र में, इसको कुली, जैसे मैंने ना निम्न कुल का कहा गया, तो निम्न कुल का तो नहीं था, क्षत्रिय था, ये बात बस आप याद रखिएगा। क्या था? क्षत्रिय था। अच्छा, अब चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्यों चुना गया, ये कहानी आप देख लीजिए। कहानी यह है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर के आक्रमण के दुष्प्रभाव को चाणक्य जैसा महाऋषि जानता था। वो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था, जो कि उसी क्षेत्र में पड़ती है जहां सिकंदर का आक्रमण हुआ था, पेशावर के पास। और चाणक्य एक अखंड भारत का सपना देखता था। चाणक्य पोरस से भी मिला, उसे भी कहा कि पोरस का राज्य छोटा राज्य था, तो उसने कि मगध के राज्य से बात करी जाए। मगध उस समय भारत का एक बड़ा साम्राज्य था और मगध का इतिहास भारत का इतिहास बन चुका था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी, जिसे यूनानी ग्रंथों में पालीब्रोथा कहा गया। किसको? पाटलिपुत्र को। धन्यवाद। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा, किसमें? यूनानी ग्रंथों में। और सिकंदर को पालीब्रोथस भी कहा गया है। पालीब्रोथस। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथ कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस कहा गया। यानी मगध की राजधानी भारत की राजधानी बन चुकी थी। चाणक्य गए मगध के राजा घनानंद के पास। घनानंद जो था एक बहुत अमीर, सोना चांदी का बहुत शौकीन, अपार संपत्ति का मालिक राजा था, जो नंद वंश का शासक था। किसका? नंद वंश। नंद वंश शूद्र का वंश था। ये नाई थे, नापित कहते हैं इनको, नापित नाई। वायु पुराण, विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख हुआ है कि सुनाग वंश के बाद मगध में शूद्रों का वंश होगा। इसलिए कुछ विद्वान मौर्य को शूद्र भी कहते हैं, पर हम केवल इस आधार पर शूद्र नहीं कह सकते। जब चाणक्य महोदय पहुंचे घनानंद के पास, घनानंद बहुत घमंडी था और क्रूप था। जनता में उसका लगाव बिल्कुल नहीं था, ना जनता को उससे प्रेम था, ना उसको जनता से प्रेम था, बिल्कुल धन से प्रेम था। यह कहा जाता है कि उसने गंगा नदी में कहीं नीचे, बहुत नीचे गहराई पर जाकर एक अपार सोना बना रखा था। कहीं ऐसा कुछ मिलता है विवरण कि उसने गंगा नदी में कहीं नीचे जाकर जमीन पर कहीं बेइंतहा अपना सोना चांदी दबाया हुआ था। जब चाणक्य उसके पास पहुंचा तो उसने दिखाया एक मैप बनाया, पूरा मैप। ये अखंड भारत होना चाहिए, जो हमारा विष्णु पुराण, वायु पुराण में जो उल्लेखित है। हमको पूरा अखंड भारत, यानी ये जम्बू द्वीप का पूरा नक्शा उसको दिखाया और कहा आपके नेतृत्व में पूरा भारत एक हो सकता है, आप अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि चाणक्य एक क्लिष्ट ब्राह्मण था। क्लिष्ट ब्राह्मण होता है एक कट्टर ब्राह्मण था, और घनानंद इसका एक मुख्य पुरोहित भद्रशाल था। कौन था? भद्रशाल। वो चाणक्य से चिढ़ता था। कोई ब्राह्मण था, उसने चाणक्य के खिलाफ घनानंद के कान भी भरे। और घनानंद जो था भद्रशाल में बहुत विश्वास करता था। चाणक्य ने जब पूरा नक्शा दिखाया तो कहानी यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा नक्शा फाड़ कर फेंक दिया। जाओ, जाओ
इस मैंने फाड़ दिया है, इसको दोबारा जोड़ के दिखाओ। इसमें सत्यता थी कहीं ना कहीं कि क्या आप इतने, यानी देखो उस काल की बात है, गणानंद ने तो घमंड में आके फाड़ा था वास्तव में वो, कि क्या इतने सारे संप्रदाय को, इतने सारी भाषा बोली बोलने वाले लोगों को एक साथ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बात गणानंद के दिमाग में थी। भारत एक बहुभाषा भाषी देश आज से नहीं है, तभी से है। गंगा घाटी में 60 से अधिक संप्रदाय उस समय थे, देख लीजिए आप, इतने संप्रदाय उसमें भी थे भारत में। तो भाषा और बोलियां भी बहुत सारी रही होंगी, अपने अपने सांस्कृतिक महत्व के विषय भी रहे होंगे, अपने अपने पूर्वाग्रह भी रहे होंगे। तो उन सबको एक करना गणानंद को व्यावहारिक नहीं लगा, प्रैक्टिकली सही नहीं लगा, और यह काम इतना आसान भी नहीं था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है, अगर वो काम दुनिया पे आया है तो वो निश्चित रूप से संभव है। तो ये कहने का मतलब कि गणानंद जब के पास तो वो क्या नाम नक्शा फाड़ दिया, चाणक्य को बड़ा इसका अपमान हुआ, अपनी बेइज्जती महसूस हुई। गणानंद ने बहुत सारे अपशब्द भी चाणक्य के लिए इस्तेमाल किए, विष्णुगुप्त के लिए इस्तेमाल किए, कौटिल्य के लिए इस्तेमाल किए। उसी समय चाणक्य ने कसम खा ली कि मैं किसी भी तरीके से अखंड भारत का निर्माण तो करके रहूंगा और भारत को शूद्रों के शासन से मुक्त भी करूंगा, यानी नंद राज को, यानी नंद वंश को समाप्त भी करूंगा। और अपनी छुट्टिया में गांठ बांध ली। और भारत जानता है प्रतिज्ञाओं के लिए जाना जाने वाला देश है। जो भीष्म की प्रतिज्ञा हो, जो खड़ग सिंह का किया गया वादा हो, और चाहे वो चाणक्य की प्रतिज्ञा हो, तो ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए भारत जाना जाता है। जहां भीष्म की प्रतिज्ञा और चाणक्य की प्रतिज्ञा देखिए आप, दोनों ही पूरी हुई है, और दोनों ने समाज को निर्देशित करने का कार्य किया है। चाणक्य ने जब कसम खा ली कि ठीक है, तो चाणक्य चल दिए वहां से पाटलिपुत्र से अपमानित होकर, और सोचे कि अब तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। गणानंद ने तो मानेगा नहीं, गणानंद अहंकारी है, छोटी बुद्धि का संकीर्ण है। जब वो चला वहां से, सोच विचार में चल रहा था, तो उसी दौरान वो पहुंचा विंध्याचल के जंगलों में। बदला, जब जीवन में यू टर्न आना होता है तो यू टर्न ऐसे ही आता है। जब चाणक्य चला जा रहा था तो उसने कुछ बच्चों का एक समूह देखा, और वो बच्चे शिकार कर रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं जिसका नाम था राजकिलम। जो खेल खेल रहे थे, तो वो कुछ शिकार करते हैं। जो अन्य बच्चे थे वो शिकार करते हैं, वो शिकार बहुत साधारण तरीके से करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिसमें बच्चा था, बाल्यावस्था में था, जो शिकार करता है वो आनंद के लिए शिकार करता है और खुश होता है, जबकि अन्य बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था अब ये केवल इनका मांस खाने के लिए शिकार कर रहे हैं, यानी अपने भरण और पोषण का ही शिकार कर रहे हैं, के लिए शिकार कर रहे हैं। जबकि चंद्रगुप्त जो था, जो चंद्र नाम था उसका, चंद्र नामक बालक जो था, वो जो शिकार करता है, उस शिकार करने में एक स्ट्रेटजी थी, एक रणनीति थी। और वो शिकार जो उसने किया, वो उसने आनंद और प्रमोद के लिए किया, और ऐसा कार्य केवल राज परिवार के लोग करते हैं। ऐसी बात दिमाग में स्ट्राइक कर गई किसके? चाणक्य के। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। एक भूत मौर्य की कहानी थी। तो जब वो देखता है कि एक बालक इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो पूछता कि भाई ये कौन है, और वहीं वो रहता है कई दिन चाणक्य, और उसके बारे में पता करते हैं कौन है, कैसे है। तो जो पता चलता है कि ये तो एक शिकार के यहां एक शिकारी है, जिसने इसको दास बनाया हुआ है, उसको खरीदा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है, वो क्या नाम, चाणक्य कहता है, अकलो भाई, चंद्र का जो अभिभावक था,
कहा कि लो भाई 1000 का शपन लो, 1000 चांदी के सिक्के लो, और मुझे उसमें 1000 चांदी के सिक्के बड़े मायने के थे। उस शिकारी को कहां मिल रहे थे इतना पैसा? पैसा मिल गया उसको। जब इतना पैसा मिला तो पैसा मिलने के बाद ले जाओ चंद्र को, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रगुप्त को लेकर चल दी। ये एक पहचान होती है। मैं आपको बताऊं एक बात, कुछ समय पहले की, बहुत समय पहले की बात है, जब हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और मुखर्जी नगर में रह रहे थे, तो उसमें चेयरमैन थे यूपीएससी के, केवल की आलोचना भी हुई है, नाम से मैं नहीं लूंगा। वो ये कहते थे कि जैसे गेट खुलकर बच्चा अंदर प्रवेश करता है तो मैं बता सकता हूं कि आईएएस बनने लायक है या नहीं है। केवल प्रवेश करने से और कुर्सी पर बैठ जाने से, केवल बॉडी लैंग्वेज से वो इस बात को जान सकते थे कि इस व्यक्ति में आईएएस बनने के गुण है या नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा आत्मनिष्ठता लगता है, इसमें सब्जेक्टिविटी यानी अपनी संतुष्टि ज्यादा है, दूसरे की ऑब्जेक्टिविटी कम है। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हुए आईएएस आईपीएस, घूसखोर हुए आईएएस आईपीएस, उनको क्यों नहीं पहचाना गया भाई? इसलिए कई बार प्रश्न उठता है कि आईएएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी कम है, सब्जेक्टिविटी यानी आत्मनिष्ठता ज्यादा है। वो जो 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, अगर वो आपके दिए गए प्रश्नों से संतुष्ट हैं तो ठीक है, और कहीं उनकी संतुष्टि, उनके विचारों की पुष्टि अगर कर रही है तो आप बनने लायक हैं, और पुष्टि नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप कितने ही अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, आप नहीं बन सकते। आधे घंटे में किसी की ईमानदारी, कर्मठता, संवेदनशीलता को हम नहीं परख सकते। हां, जो अनुभवी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ सीमा तक वो उसको जा सकते कि हां भाई ये व्यक्ति आपातकाल में कैसा निर्णय लेगा, कहीं किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति बायस तो नहीं है। ये चीजें होती हैं। तो साक्षात्कार वास्तव में ऐसा नहीं है कि बहुत, इसमें यह नहीं है, इस बात नहीं है। तो ये हमेशा प्रसन्नचित्त चीजों पर लगते रहते हैं और इनके बारे में जानना भी चाहिए। कई बार तो आ जाता है कि आप पता करो कि यूपीएससी में जो चेयरमैन है बोर्ड के, वो कौन है, किस विचारधारा के व्यक्ति, कहीं जेएनयू के तो नहीं है। अगर जेएनयू के हैं तो समाजवादी विचारधारा के, मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति होंगे। कोई अगर मान लिया जेएनयू से बाहर कोई किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है, उसकी विचारधारा वैसी होगी। तो आपको ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है। ये सब बातें साक्षात्कार के दौरान चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका, मैं बताया। तो उसके बाद चंद्र नामक बच्चे को लेकर तक्षशिला चला गया। ये बात कहीं ना कहीं सिकंदर के आक्रमण से पहले की है। बात अभी तक आक्रमण नहीं हुआ, वो प्रयास कर रहा है किसी न किसी तरीके से कि कुछ हो जाए। तो चंद्रगुप्त का मिलना चाणक्य से सिकंदर के आक्रमण से पहले की बात है। अब जब वो तक्षशिला में चला गया, तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय था जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा प्राप्त करी, चाणक्य ने करी, चरक ने करी, जीवक ने करी, प्रसेनजित जो महात्मा बुद्ध का मित्र था उन्हें शिक्षा प्राप्त करी थी। तो सभी शास्त्रों की भी, शस्त्रों की भी, हर प्रकार की शिक्षा और दीक्षा उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में दी। जब सिकंदर का आक्रमण हो गया और उसका पड़ा हुआ था, तो नियार्कस ने, जो इतिहासकार है, उसने इस बात का उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हुई थी और किसी प्रश्न को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाक पटुता थी, प्रेजेंट ऑफ माइंड था, उसने तुरंत जवाब दिया, उससे सिकंदर की खिसक गई, बुद्धि खिसक गई, गुस्सा हो गया और तुरंत उसको मारने का आदेश दिया। जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको लाओ, मारो। वहां से भाग निकला चंद्रगुप्त मौर्य। जब उसने सभी घटना का विवरण अपने गुरु चाणक्य को दिया तो चाणक्य ने कहा, वाह बेटा वाह, बहुत शाबाश, एक अच्छे राजा में चालाक लोमड़ी और शेर
दोनों के गुण होने चाहिए, वही वास्तव में राजा बन सकता है। इसमें लोमड़ी जैसी चतुरता भी हो, चालाकपन भी हो, और शेर जैसी दृढ़ता भी हो, वही राजा बन सकता है। ये बात चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कही। अब जब आक्रमण हो गया, सिकंदर वापस चला गया, तो धीरे धीरे उसको आप चाणक्य इंतजार कर रहा था कि सिकंदर भारत से कब जाए, कि सिकंदर के रहते चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मगध साम्राज्य पे आक्रमण करवाना इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं यह भी कुछ ग्रंथों में मिलता है कि घनानंद और सिकंदर के बीच कुछ साठगांठ भी थी। हालांकि इसके कोई पुष्टि प्रमाण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साठगांठ रही थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उस समय आक्रमण करने के लिए प्रेरित नहीं किया। जब सिकंदर चला गया तो मौका मिला, और मौके पर चौका मारना ही भारतीयों की बहादुरी था। अब मौका मिला, तुरंत चौका मारा। सिकंदर गया, बेबीलोन में जाकर मर गया, खाली हाथ चला गया, कुछ नहीं मिला। जब या तो हाथ से खाली थे, अपने आप को विश्व विजेता कहता है, और खाली हाथ चला गया। जब वो चला गया, कुछ उसके हाथ नहीं लगा, तो पश्चिम भारत में, जो मैंने अभी आपको बताया था, इस इलाके में जो उसके उत्तराधिकारी थे वो यही थे। फिलिप था पहला, फिर सेल्यूकस आया, लेकिन उत्तराधिकारी में संघर्ष शुरू हो गया, और ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ता चला गया। लगभग 4 हिस्से हो गए इसके। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में चाणक्य ने एक सेना तैयार करी। उस सेना में कहते हैं वास्तव में कुछ चोर थे, कुछ मल्लेश थे, कुछ गणराज्य के लोग थे। मैंने आपको बताया विचारकोण में, गणराज्य भारत के वो थे, बच्चों ध्यान रखिएगा, राजतंत्रों ने तो सिकंदर के समकालीन समर्पण कर दिया था, सिवाय छोड़कर पोरस को। गणराज्यों ने समर्पण नहीं किया। गणराज्यों की तमाम जनजातियों ने सिकंदर का मुकाबला किया। हार गए वो बात अलग है, पर मुकाबला किया, बहादुर से मुकाबला किया। इसलिए जो राज्य, जो बचे खुचे लोग थे, जिनको चाणक्य ने शस्त्रोपजीवी कहा है, शस्त्रोपजीवी कहा है, इनको अपनी सेना में लिया। मल्लेच्छों को लिया, चोरों को लिया। इसीलिए जस्टिन कौन इतिहासकार? जस्टिन इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। अब किसकी सेना है? अब डाकुओं की सेना है, चोर चपाटे सब इसमें भरे पड़े हैं। मजबूरी थी चाणक्य की, क्या करता है बेचारा, कहां से आता सैनिक? तो जो ऐसे जो बहादुर लोग, चोर भी बहादुर होता है, जाने के क्या? चोर जब चोरी करता है तो उसके दिमाग में जो केमिकल्स पैदा होता है वो उसे आत्मविश्वास देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। और गणराज्य थे ऐसे जिनकी जीविका एक शस्त्र बनाना था, हथियार बनाना था, तो हथियार चलाना भी जानते हैं। एक बोलते ना 100 सुनार की और एक लोहार की, कि लोहार हथौड़ा बनाता है और एक हथौड़े में डाल कर देता है। तो शास्त्रोपजीवी, तो ऐसे लोगों को अपनी सेना में लिया, एक बड़ी सेना बनाई। बहुत बड़ी सेना नहीं थी, और उसने क्या काम किया, जो यहां पर यूनानी राज्य थे उनको धीरे धीरे जीतने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर सबसे पहले आक्रमण किया पाटलिपुत्र पर। लेकिन यहां पर आक्रमण जब किया, इसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे। जब इनके पास सैनिक बचे कम थे तो वो हार गया, और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य वापस चले गए इस इलाके में। अब निर्णय लिया कि ठीक है भाई, अब हम लोग पहले इस क्षेत्र को जीतेंगे। से आप जानते होंगे कि अगर किसी थाली में आप खीर खा रहे हो, खीर गर्म है, अभी अपने गर्म खीर पहुंची है,
पड़ोसी है। तो जो गर्म खीर है उसे कहां से खाना चाहोगे आप? बगल से कि बीच से? बगल से खाओगे ना कि यहां वो ठंडी हो जाएगी, यहां कैसे रहेगी, वो गर्म रहेगी। जब आप इस तरफ से खीर खाओगे तो आपको ठंडी लगेगी। यही चाणक्य नीति में बताया गया था कि हमको जो है इस किनारे से प्रवेश करना चाहिए। जब हम पूरे इसमें प्रवेश कर पाएंगे तब जाके चाणक्य के नेतृत्व, उसमें चंद्रगुप्त के नेतृत्व में चाणक्य ने मिलकर रणनीति बनाई और इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया, मतलब जो छोटे छोटे राजा थे उन पर आक्रमण किया, को जीत लिया। जब यहां से जीता तो यहां जीतने के बाद वो पहुंचा पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी में, 322 ईस्वी पर घनानंद की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया। पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद अपना अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की नींव रखी। किस वंश की? मौर्य वंश। मौर्य वंश इसलिए कहा गया इनको कि जो एक तो विवाद ये है कि ये एक मोर कोई जनजाति थी, जनजातीय राज्य था हिमालय की पर्वत पर मौर्य। एक इनके जो सिक्के मिले, जो आहत सिक्के हैं, उन पर मोर क्या करती है, क्या करती है? मोर क्या करती है। तो उस मोर की वजह से इनको इनकी साम्यता बिठाई गई है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। पुरोहित बने चाणक्य, ठीक ना। और अब नंबर था जो उसके बाद जो एक बड़ा वो बना यहां का शासक सेल्यूकस। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस पर आक्रमण किया और सेल्यूकस को हरा दिया। ये भारत की पहली बड़ी जीत थी, ध्यान रखिए आप, भारत की पहली बड़ी जीत थी ये। तीन सौ पांच में हाँ, कौन क्या? अच्छा 305 में कौन? सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस को हराने के बाद पूरा पश्चिम भारत जीत लिया, और पश्चिम भारत जीत कर पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। और जो आपको मैंने मैप दिखाया था, ये सारा मैप उसके अधीन हो गया। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण शुरू हुआ और पूरे भारत को प्लूटार्क ने कहा है, प्लूटार्क किसने कहा? प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा है 6 लाख की सेना के साथ, 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रोंद डाला। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा भारत रोंद डाला, पूरा भारत जीत लिया। भारत में इतनी विजय किसी ने नहीं करी। हालांकि उसमें भौतिक संस्कृति का विकास बहुत ज्यादा नहीं था, तो भी इसी वजह से चंद्रगुप्त को सफलता आसानी से मिल गई, ठीक ना। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और पुरोहित जो चाणक्य था, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद भी वो बिंदुसार के समय तक पुरोहित बना रहा कुछ समय तक। उसके बाद राधा गुप्त अशोक का पुरोहित बना था, पढ़ेंगे उसको बाद में। अभी हुआ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, ठीक ना। सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। तो संधि होगी दोनों आपस में। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र भेजा। ये 6 वर्ष तक भारत में रहा और इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक लिखी किसने? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंत में जैन बन गया और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला गया और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। मैंने जैन धर्म में बताया आपको किस तरीके से। 298 ईस्वी 298 ईसा पूर्व में चला उसकी मृत्यु होगी और इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार शासक बना।
अब जो बची हुई चीजें वो आपको मैं इसके बाद की कल की वीडियो में बताऊंगा। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।